हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। और आर्टिकल 13 से जुड़ी दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसके बारे में समझें, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिविल सर्विस के एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आर्टिकल 13 है क्या। तो आर्टिकल 13 कहता क्या? तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए या जुडिशियरी के द्वारा इंटरप्रेट भी किया जाए या आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा बनाया जाए यानी विधानसभा, अगर वो कानून, अगर वो नियम आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते, आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस नियम या कानून को क्या किया जाएगा? इनवैलिड कर दिया जाएगा या इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो मतलब क्या है कि कोई भी लॉ, कोई भी नियम किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को या फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को छीनता है आपसे या उसको वायलेट करता है, तो वो क्या करेगा? ये आर्टिकल 13 उससे रोकेगा। तो चलिए अब आर्टिकल 13 का फर्स्ट डॉक्ट्रिन जानते हैं, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है, इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। इसको बोलते हैं ग्रहण लगना। ग्रहण लगने का मतलब ये है कि ये आप देख रहे हो जो प्रकाश है सूर्य का, वो दिखाई नहीं देता है। तो मतलब इसे समझो कि ये मून जो है उसने क्या किया है कि जो भी सूर्य का लाइट, जो भी सन का लाइट है, उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, उसको रोक दिया है। वो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बाकी पूरे तरीके से इसे ढका हुआ है। इसी से समझेंगे हम लोग ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि प्री इंडिपेंडेंस का जितने सारे कानून, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया गया था, उससे पहले जितने सारे कानून नियम थे, अगर वो कानून और नियम किसी भी तरीके से अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को हनन करते हैं या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसे क्या करना है? हमें उसे कर देना है ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब यह है कि उसको इनएक्टिव कर देना है। वो कार्यरत नहीं रहेंगे, वो लागू जो हो रहे थे वो लागू नहीं होंगे। याद रखना, इसको क्या करना, हमें इनवैलिड नहीं करना है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो उसको इनवैलिड नहीं करती है। तो जो भी कानून है, वो जो भी लॉ है, उसको इनवैलिड का अर्थ होता है उसे कंप्लीट रूप से खत्म कर देना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म। अगर वैसा नेचर का कोई भी कानून या कोई भी नियम बनाना है तो पार्लियामेंट को फिर से वो प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट तक। बट यहाँ पे ये बात करता है इनएक्टिव का, मतलब वो काम नहीं करेगा, वो तो रहेगा एग्जिस्टेंस में, मतलब काम नहीं करेगा। जैसे कि सूर्य है, वो तो है एग्जिस्टेंस में, बस उसके सामने क्या आया हुआ है? मून आ गया है, इसी की वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य खत्म हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आप लीगल एग्जाम्पल नहीं समझेंगे आपको बढ़िया से समझ में नहीं आने वाला है। तो लीगल तरीके से समझते हैं। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। 500 बीघा, 600 बीघा, 1000 बीघा, 2000 बीघा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उनके पास जमीन थी। और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा भी था जो दिन रात उस लैंड पे काम करता था, उस खेत पे काम करता था, फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उनके पास कोई भी अपना जमीन नहीं था। इस बात को लेके जो भी स्टेट की गवर्नमेंट्स थी वो बहुत ज्यादा कंसर्न थी कि किसी ना किसी तरीके से ये जो भूमि है इन लोगों से ले लिया जाए, जो भी जमींदार हैं बड़े बड़े, और उसको लेके उन लोगों में बांट दिया जाए जिनके पास है ही नहीं। तो जितने सारे राज्य थे उन्होंने क्या किया? अपना कानून बनाना शुरू किया और इन लोगों से जमीन छीनने की बात शुरू हो गई। बट जैसे कानून बनना शुरू हुआ, जो भी जमींदार थे, पैसा तो था ही, सीधे ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है और उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है, यहां तक कि जुडिशियरी भी। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे केसेस हुए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? 1951 में अमेंडमेंट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट। और उस अमेंडमेंट के तहत क्या किया? जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको ही हटा दिया। और इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया कि क्या पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर देगी? वो भी आर्टिकल 13 के तहत ही आता है। तो वो और चैलेंजेस बढ़ा दिया। बट इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया फंडामेंटल राइट्स से, उसके बाद क्या हुआ?
जो भी स्टेट में कानून बनाए गए थे वो सब एक्टिव हो गए। एक्टिव मतलब वो सब कार्यरत हो गए, सब काम में आ गए, वो सब काम करने लगे। उसी के तहत जो भी जमींदार की भूमि थे वो सब छीने गए और छीन के मैक्सिमम जो लोगों को था उसको बांट दिया गया। और इसी सिलसिले में बहुत ज्यादा केस भी हुआ। हालांकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये इंपॉर्टेंट केसेस बताने वाला हूं, और जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को लेके लड़ाई किए थे। कि जब सेंटर में गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, मतलब उसके पास मेजोरिटी होती है, तो वहां पे जुडिशियरी थोड़ी सी वीक हो जाती है। बट वही अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो क्या है, गठबंधन का सरकार है, तो वहां पे जुडिशियरी क्या हो जाती है, थोड़ा पावरफुल हो जाती है। और यही बहुत बड़ा खेला हुआ था इन दोनों के बीच में। इसका जो डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे जो भी स्टेट ने नियम बनाए थे कि जो भी जमींदार है उनसे भूमि लेके लोगों में बांट देने हैं, बट जो भूमि का राइट था वो क्या था, वो फंडामेंटल राइट्स था, तो लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया, वो जितने सारे स्टेट के नियम थे वो सब लागू हो गए, और जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे उनके भूमि ले लेके क्या किया गया, गरीबों में बांट दिया गया। तो यही बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कि कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा कानून जो आजादी से पहले का है और वो क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, तो उसके जो प्रोविजंस है या वो जो लॉ है उसको हम लोग ओवर साइड कर देंगे, उसको हम लोग इनएक्टिव कर देंगे, वो काम नहीं करेगा। बट वो जो कानून है, वो जो नियम है, वो लिखे हुए रहेंगे ऑन द पेज, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ रहेगा। और अगर फ्यूचर में चल के गवर्नमेंट क्या करती है कि उस फंडामेंटल राइट्स को हटाती है, तो वो जो नियम है, वो जो कानून है, फिर से क्या करने लगेंगे, काम करने लगेंगे। और सिंपल भाषा में समझाऊं, ये एक तरह से क्या है, ज्वालामुखी की तरह है। ज्वालामुखी जब एक्टिव रहता है तो उसमें से क्या होता है, लावा बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी समय आता है जब ज्वालामुखी क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है, मतलब उससे कोई भी लावा नहीं निकलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उससे लावा फ्यूचर में निकलेगा नहीं, बट कब निकलेगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। उसी तरह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा तिबारा देखना, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के बारे में। ये आर्टिकल 13 का सेकेंड डॉक्ट्रिन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डॉक्ट्रिन है वो दोनों पे लगता है, प्री एंड पोस्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के भी लॉ पे लगेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के भी लॉ पे ये लागू होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी कहती क्या है। तो अगर मैं आपको ये फोटो से समझाऊं तो फोटो आप ये देखो, आप सभी ने इस छलनी को देखा होगा अपने घर पे। मतलब जब रोटियां बनती हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारा आटा होता है इसको हम लोग यहाँ से चालते हैं, तो कुछ इसमें जो पार्ट होता है वो ऊपर बच जाता है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, और जो इससे नीचे आता है उसको हम लोग बना लेते हैं, यानी कि इसे बना के हम लोग खाते हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल हमारा सेकेंड डॉक्ट्रिन है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा नियम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, उन्हें क्या करना है, इनवैलिड कर देना है, उन्हें नल एंड वाइड कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे क्या करना है, इसको इनवैलिड कर देना है। मतलब वो कानून, वो नियम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट रूप से खत्म, वो एग्जिस्ट में ही नहीं रहेगा। तो पार्लियामेंट को फिर से इस तरीके का बात करना है तो उसे कानून बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएगा, वही लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में ऐसा बात नहीं था। ये जो कानून था वो क्या था, वो ओवर साइड हो जाता था, वो एग्जिस्टेंस से खत्म नहीं होता था, वो इनएक्टिव हो जाता था। तो ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि यूपीएससी को यही सब पसंद है। कि मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो बना दिया गया, जब लॉ बनता है तो उसमें एक ही तो सेंटेंस लिखा हुआ रहता नहीं है, उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं उस लॉ में। तो मान लीजिए ऐसा लॉ कुछ बना देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिसके पास भी अथॉरिटी है, बट इस लॉ में से मान लीजिए जो नंबर 3 का नियम है वही हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो देखिए इसके वजह से ना ये पूरा लॉ हटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस 3rd वाले नियम को ही हटा दें। बाकी जो नियम है वो क्या रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, वो कार्य करेंगे आराम से।
क्योंकि ये लोग तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ही नहीं रहे हैं। इसलिए इस छलनी का मैं यूज किया हूँ कि जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ नीचे गिर जाएंगे वो लॉ एक्टिव रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, अच्छा से काम करेंगे, सोसाइटी में ऑपरेट करेंगे। बट जो नियम और कानून ऊपर रह जाएंगे इसमें, उसको हम लोग क्या करेंगे, फेंक देंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनके मन में चल रहा होगा कि अगर पूरा ये लॉ ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो देखो इस पूरे लॉ को ही हटा देंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी है वो आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स को लेकर जुडिशियरी और पार्लियामेंट के बीच में जो फाइट हुआ था उसको डिस्कशन करने वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके ग्रुप में शेयर किया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।